हेलो एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। आज के सेशन में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे। और ये जो पूरी सीरीज स्टार्ट हुई है 120 रूल्स की, इसमें हर एक लेक्चर में मैं आपको 4 रूल्स पढ़ाया करूंगी, ठीक है। एंड इस और ये कहाँ तक चलेगी देखते हैं, बट लेट्स जस्ट सी, है ना। देखते हैं। पर अभी आप लोग इतना समझो कि आज के लेक्चर में हम 4 रूल्स पढ़ेंगे, और ये जो पूरे के पूरे रूल्स हैं बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। आप इन्हें समझेंगे अच्छी तरीके से, समझ पाएंगे, इट विल बी गोइंग बेस्ट फॉर यू। ओके, तो उससे पहले मैं बता देती हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 120 रूल्स पढ़ने वाले हैं और इन्हें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। प्लीज हर एक सेशन को अच्छे से समझना। अगर आप ये क्लास देखते हैं तो यू विल गेट द लाइक, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो प्लीज वॉच दिस क्लास रियली। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो then please also like the video. Also you can comment, okay, and share it. Okay, let's start today's lecture. सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को देखेंगे। रूल नंबर 1 जो है वो बहुत ही अच्छा रूल है। रूल नंबर 1 किस चीज की बात करता है? रूल नंबर 1 हमें डिफरेंस बताता है ईच और एवरी के बीच में। ईच और एवरी कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में यूज किया ही होगा। हम जब बोलते हैं कि तुम दोनों ही शैतान हो, ईच ऑफ यू इज नॉटी, तुम दोनों ही शैतान हो, तो हम इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं ना, ईच ऑफ यू इज नॉटी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि तुम दोनों, दो इंसानों के लिए हमने ईच को यूज किया। पर आपने कभी ऐसा बोलते हुए सुना है कि एवरी ऑफ यू इज नॉटी? आप दो इंसानों के लिए कभी भी एवरी यूज नहीं करते, हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही क्या करेंगे, दो से ज्यादा के लिए हमेशा एवरी यूज करेंगे। दो और दो से दो के लिए ईच यूज करेंगे। और ईच जो है वो दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल समझाता है, मैं बोल रही हूँ आप सुनो। जैसे कि मैंने बोला ईच ऑफ माई हैंड इज ऑक्यूपाइड, मेरा हर एक जो हाथ है वो भरा हुआ है। तो मेरे दो हाथ हैं, दोनों हाथों के लिए मैंने ईच यूज किया, दो चीजों के लिए ईच यूज किया। बट एवरी को दो के लिए यूज नहीं करेंगे, एवरी को हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे। मैं एवरी ऑफ माई हैंड नहीं बोल सकती, एवरी ऑफ माई आईज नहीं बोल सकती, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर मैं बोलूं तो एवरी अगर जो है वो हमेशा आप लोग देखेंगे दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। पर जो ईच होता है वो दो चीजों के लिए यूज होता है, दो चीजों के लिए, और दो से ज्यादा दोनों के लिए यूज हो जाता है। बट एवरी ओनली दो से ज्यादा के लिए यूज होगा, दो के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर और भी पॉइंट्स देखते हैं ईच एवरी के बारे में। क्या पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स हैं कि ईच इज यूज्ड एज बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ईच को मैं प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकती हूँ, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकती हूँ। पर जो एवरी होता है उसको अगर मैं बात करूँ तो ओनली एज एन एडजेक्टिव की तरह ही यूज कर सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ईच को अगर मैं प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करूंगी, मैंने बोला ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वेरी सिंसियर, मेरा हर एक बच्चा बहुत सिंसियर है। तो मतलब यहाँ पे मैं ईच ऑफ माई, मतलब जब भी ईच ऑफ योर, ईच ऑफ माई, ईच ऑफ हिम इस तरीके से लग जाए, ईच ऑफ हिज, ईच ऑफ हर, तो फिर यहाँ पे एज अ प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं हम ईच को। और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ईच ऑफ द गर्ल इन दिस क्लास इज सो सो मिस्चीवियस, बहुत मिस्चीवियस है, बहुत शरारती है हर एक लड़की। तो ईच ऑफ द गर्ल, तो यहाँ पे ईच को प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ईच को एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हम ईच के आगे ऑफ द बिल्कुल भी ना लगाएं, ये चीज याद रखनी है। उस केस में हमें ईच के आगे ऑफ द नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि ये देखो मैंने लिखा ईच गर्ल, ईच गर्ल इन सिटी, ईच गर्ल इन सिटी इज लवेबल। कैसी है? लवेबल है, बहुत अच्छी है। तो हर एक लड़की, कैसी कैसी लड़की, हर एक लड़की, हर एक लड़की की बात हो रही है। मतलब मैं एडजेक्टिव के तौर पे गर्ल को यूज कर रही हूँ कि ईच गर्ल मतलब हर एक लड़की। तो यहाँ पे जब हर एक लड़की बोला जा रहा है तो मतलब कितनी लड़की, तो ये मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ ना, मैं विशेषता बता रही हूँ कि हर एक लड़की आ रही है, इसलिए ईच को एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ईच गर्ल, ईच बॉय, ईच पेरेंट, तो यहाँ पे जो है किस तरीके से यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह ईच यूज हो रहा है। तो अगर ईच को हमें प्रोनाउन की तरह यूज करना है तो हम आगे ईच के क्या लगा देंगे, हम आगे ईच के जो है ऑफ द लगा देते हैं, अगर प्रोनाउन की तरह यूज करना है। लेकिन जब हमें ईच को एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो उसके सामने ऑफ द नहीं लगाएंगे, फिर ऑफ द लगा के क्या लगाएंगे,
हम उसके सामने ऑफ्ता नहीं लगाएंगे, बल्कि कुछ भी नहीं लगाएंगे, हमें डायरेक्टली जो भी लिखना है वो लिख देंगे। जैसे कि ईच टीचर इज रिस्पेक्टेबल। हर एक जो टीचर है वो कैसा है, रिस्पेक्टेबल है। तो हर एक टीचर, ये विशेषता बता रहा है कि हर एक टीचर बहुत रिस्पेक्टेबल, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि जो हर एक टीचर है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाला है। ठीक है, रिस्पेक्टेबल मतलब हर एक की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रूल कि ईच को एज अ प्रोनाउन, ईच को एज अ एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, बट एवरी को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। एवरी को एडजेक्टिव की तरह यूज करने का मतलब है कि एवरी के सामने ऑफ द नहीं लगाएंगे, एवरी के सामने जो भी लिखना है वो डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे कि एवरी बॉय इज सो हेल्पफुल, या फिर आप बोल सकते हैं एवरी क्लेचर इन द टेबल इज यूज्ड। तो यहाँ पे हमने जो है ऑफ द नहीं लगाएंगे आगे, अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, एक मिनट, इसको इरेज कर दूं मैं, एक तो बहुत गंदा हो जाता है। ये क्या है? गो टू स्लाइड स्क्रीन हेल्प एंड शो नहीं। एक मिनट, कैन यू लाइक स्टॉप? ही क्या हो रहा है? स्क्रीन चलो आगे देखें, आगे देखो, पहले ये वाला देखो। आगे क्या बोला जा रहा है कि एवरी जो है वो यूज हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, बट जो ईच है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज नहीं होता। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो फीलिंग्स की बात करते हैं, जो फिजिकल नहीं होते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको ओनली फील कर सकते हैं। जैसे कि जब आप बहुत हैप्पीनेस से भरे हुए होते हैं, जब आप बहुत हैप्पी होते हैं ना, तो फिर आप उसको फील कर सकते हैं। हैप्पी जब हो जाता है इंसान, तो उसके पंख तो नहीं आ जाते, या फिर उसका कुछ अलग तो फिजिकल अपीयरेंस में चेंज नहीं होता। तो हैप्पी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैड होना भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो अंदर से फीलिंग होती है। सैड होना भी एक अंदर से ही क्या होती है, फीलिंग होती है। ऐसे ही आप बहुत ज्यादा कैसे हैं, ऑनेस्टी जो है वो एक अंदर से फीलिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, तो वो अंदर से फीलिंग है। हाँ, दिखता है कि सपोर्ट कर रहे हैं, पर सपोर्ट जब करते हैं तो अलग से लिख के तो आता नहीं है। ऐसे ही अगर आप जो है किसी किसी को केयर कर रहे हैं किसी की, तो यहाँ पे जो है सब इसका मतलब होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ईच यूज नहीं होता। क्या यूज होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एवरी का यूज होता है, ईच का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर समझा देती हूँ। देखो, मैंने बोला कि माय माय ब्रदर अंडरस्टैंड्स my brother understands each my brother understand reason each reason of my happiness। ठीक है, तो मेरा जो भाई है वो समझता है मेरी हर एक रीजन को खुश होने के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक रीजन को खुश होने के, खुश होना क्या है? खुश होना एक गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम ईच को यूज नहीं करने वाले। ईच को हटा दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पे जो है एवरी को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? एवरी को यूज करेंगे। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, आई बात समझ आ गई होगी? चलो ठीक है, आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सच में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारा यहाँ पे थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझते हैं।
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विथ ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच के साथ, एवरी के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ, इन सब के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्योंकि ये हर एक इंसान की बात करते हैं, ये ग्रुप की बात करते हैं, पर ग्रुप में हर एक इंसान की बात करते हैं, है ना, हर एक की बात करते हैं, एक एक इंसान को हटा के एक एक इंसान पे एम्फेसिस डालते हैं, इसलिए ये जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इनके साथ सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता है, जैसे कि आप जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, पर अभी थोड़ा सा समझ लो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है। जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। देयर क्या है, प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इन प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव का हमको यूज नहीं करना है, ठीक है, हम ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ किसका यूज करेंगे, सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने बोला, मैं आइदर नाइदर का एग्जांपल अभी नहीं दूंगी, भी मैं ईच एवरी पढ़ा रही हूँ तो ईच एवरी का एग्जांपल दूंगी, ठीक है। आइदर नाइदर मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी फर्दर रूल्स में, तो वहां पे मैं और अच्छे समझा दूंगी, ठीक है। अभी हम ईच एवरी का एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज देयर, each student has their own पावर, हर एक स्टूडेंट की खुद की पावर होती है। ईच स्टूडेंट हैज देयर ओन पावर, सेंटेंस में मैंने बोला कि हर एक स्टूडेंट की खुद की पावर है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि यहाँ पे मैंने देयर का यूज किया है। देयर क्या है, एक पोजेसिव, एक प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव है, और मैंने क्या बोला, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, तो हम देयर नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे जो है हिज यूज कर लेंगे। हिज मैम हर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहला इट्स यूज यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि जो स्टूडेंट है वो लिविंग बीइंग है, ठीक है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे, हर जो है, जब भी हमें किसी चीज का जेंडर नहीं पता होता है ना, तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, हम आदमी को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पे हिज का यूज करेंगे। हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे कि ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन पावर, हैज हिज ओन पावर, ना कि हैज देयर ओन पावर। अंडरस्टूड ना। चलो, इतना समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर 1 समझ में आया, अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हम थोड़ा सा समझते हैं। रूल नंबर 2 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। बट ये बहुत इजी है, रूल नंबर 1 के कंपेयर में इजी है। रूल नंबर 1 में बहुत कुछ याद करने की जरूरत है, पर इसमें ऐसा इतना जरूरी नहीं है कि आप याद करें, ठीक है। चलो देखो, विथ बोथ एंड इज यूज नॉट एज वेल एज। बोथ जो है एक ऐसा वर्ड है जो जब यूज किया जाता है जब हम दो इंसानों की बात करते हैं, किसकी, दो इंसानों की। लेकिन जब हम दो इंसानों के साथ और ज्यादा इंसानों को जोड़ना चाहते हैं और ज्यादा चीजों को जोड़ना चाहते हैं ना, तो फिर हम पता है यहाँ पे कुछ बच्चे एज वेल एज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसका यूज कर लेते हैं, एज वेल एज का, जो कि बहुत गलत होता है। आपको कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं करना बोथ के साथ, बल्कि किसका यूज करना होता है, बल्कि हम लोगों को जो है यहाँ पे एंड का यूज करना होता है। एंड सही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बहुत बच्चे बोलते हैं कि बोथ टीचर्स एज वेल एज माई पेरेंट्स हैज सिग्निफिकेंस इन माई गुड रिजल्ट्स। दोनों टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का भी सिग्निफिकेंट है मेरे अच्छे रिजल्ट्स आने में। तो देखो यहाँ पे एज वेल एज यूज कर लिया, तो एज वेल एज क्या है, गलत है। एज वेल एज इज वेरी रॉन्ग वर्ड, आपको बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं करना होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एज वेल एज का यूज हमें जो है कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो फिर क्या, अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बोथ जो है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। बोथ के साथ जो है वो क्या यूज नहीं होता, बोथ के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होता। जब भी आप बोथ को लगा के कोई नकारात्मक बात कहना चाहते हैं तो नॉट नहीं यूज करना, तो क्या यूज करना है, बोथ हटा के सीधा नाइदर नॉर में बात लिख देनी है। किसमें लिख देनी है, नाइदर नॉर में। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला
कि both my sister and my mother are not ready for going to the cinema hall. मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों ही जो है सिनेमा हॉल जाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आपने बोथ को यूज करके सेंटेंस को क्या बना दिया है, बोथ को यूज करके सेंटेंस को जो है नकारात्मक बना दिया है, जो बहुत गलत है। तो क्या करें, तो हम जो है यहाँ पे नाइदर नॉर का यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर कैसे सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बहुत प्यारा बनेगा, एक बार ध्यान से सुन लेना। ठीक है, सेंटेंस बनेगा कि नाइदर माई सिस्टर, ठीक है, नॉर माई मदर, नॉर माई मॉम आर इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, इज, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले में कि नाइदर नॉर आइदर और के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इज गोइंग टू सिनेमा, कोई भी सिनेमा नहीं जा रहा है। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बोथ से रिलेटेड, वो ये है कि बोथ जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, अभी बताया था पहले रूल में पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है बोथ के साथ, तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के बाद में यूज होगा, ना कि बोथ के पहले यूज होगा। इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए माई बोथ चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरे दोनों बच्चे बहुत होशियार है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बोलना है बोथ माई चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, कि भाई मेरे दोनों बच्चे होशियार है। ठीक है, चलो रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 इज वेरी वेरी गुड रूल, यू मस्ट नो इट वेरी वेल। हम ध्यान से समझते हैं हर एक रूल को। देखो एक बार, 2 मिनट रुको। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एक बार ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। रूल नंबर 3 बोलता है कि सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस फॉर का यूज सबने किया है अपने चाइल्डहुड में, सब जो है सिंस फॉर का यूज करते हैं। जब वो टेंस पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, तो सिंस फॉर का यूज आता ही आता है। तो ऐसे ही सिंस का यूज कब होता था, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता था, एक निश्चित समय के लिए होता था। जैसे कि मैं 1947 से पढ़ा रही हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं जो है 1947 से जो है पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या था, एक निश्चित समय था। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जो है बात कर रही हूँ, इसलिए मैं सिंस का यूज करूंगी। आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1947। लेकिन अगर मैं बोलती कि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो फिर वहां पे सिंस का ना यूज करके किसका यूज करते हैं, सिंस का ना यूज करके हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम या फिर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग फॉर 4 ईयर्स यार, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने 4 का यूज किया, किसका, 4 ईयर्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं, 4 का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था, कब से, जब से मैं ग्रेजुएट हुई। तो आपका ग्रेजुएट होना एक पॉइंट ऑफ टाइम था, ऐसा तो नहीं कि आप पूरी साल ग्रेजुएट ही हो रहे थे हर एक दिन। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ग्रेजुएट हुए, इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होता है, सिंस का। तो सिंस हमने यहाँ पे जो है यूज कर दिया है। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा होगा, आ रहा होगा। चलो आगे देखें। ओके, आगे देखो फटाफट से। आगे बोला गया है कि जब सेंटेंस जो सिंस से पहले आता है, सिंस से पहले का सेंटेंस जो होता है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, सिंस से पहले का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। लेकिन जो सिंस के बाद का टेंस होता है उसको हमेशा जो है आप लोग किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं जो है पढ़ा रही हूँ, कब से, सिंस आई कंप्लीटेड माई हाई स्कूल, जब से मैंने अपना जो है हाई स्कूल कंप्लीट किया है तब से मैं पढ़ा रही हूँ। तो सेंटेंस को मैं थोड़ा सा अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी, सुनना है बस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले एग्जाम्पल में, लास्ट वाले में, तो सिंस आपको देखने को मिल रहा है। सिंस कब देखने को मिलेगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम यूज होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ही तो यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने जब से मैंने अपना जो हाई स्कूल था वो कंप्लीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया था ना, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ। ठीक है, अब सिंस का यूज हो गया, ये तो चलो पता चल गया। अब सिंस के जो पहले वाला सेंटेंस होता है, सिंस के जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि हैज बीन आना चाहिए,
ठीक है, या फिर हैव बीन आना चाहिए, हैज बीन, हैव बीन आना चाहिए, हैड बीन भी आ जाए, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन भी आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन सब में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हैव बीन आ गया, क्या आ गया, हैव बीन। तो इसमें ये बोला गया है कि आई हैव बीन टीचिंग, सही था कि पहले सेंटेंस से पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए, आ गया। आई हैव बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रही हूँ मैं, जब से जो है, कब हुआ, जब से जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। तो जो सिंस के बाद वाला पार्ट है वो किस में होना चाहिए, वो सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो देखो सिंपल पास्ट में, ये सिंपल पास्ट क्या होता है, वर्क की सेकंड फॉर्म, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड ही तो होगी, इसलिए यहाँ पे जो है सही हो गया है ये। ठीक है, सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इरेज कर दूं इसको, कर देती हूँ। समझ में आया? मैं आपको अपना एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप और अच्छे समझ पाए। देखो अपना एक एग्जाम्पल दूंगी, लिखो। देखो यही वाले थर्ड रूल से रिलेटेड है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा, एक बार ध्यान से लिख लेना। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन से लिखती हूँ। देखो एग्जाम्पल मैं अभी पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ कि सिंस से पहले जो टेंस आता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैज बीन, हैव बीन में आ सकता है, हैड बीन में, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में आ सकता है। सिंस के बाद वाला जो टेंस आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में आता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए शी हैज been married, she has been married since she dated a guy। उसकी शादी जब से हो गई है, उसकी शादी क्या हो गई है, जब से हो गई है, जब से उसने जो है एक लड़की को डेट किया है। तो सेंटेंस में जो सिंस से पहले वाला पार्ट है, सिंस से जो पहले वाला पार्ट है वो क्या था कि शी हैज बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई है। तो इसमें अगर आप देखोगे शी हैज बीन मैरिड, सॉरी इसमें आप लोग देखोगे शी हैज बीन मैरिड। ओके, अरे यार, ठीक है, अरे यार क्या हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो क्या था, शी हैज बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई है। तो यहाँ पे हैज बीन का यूज हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। सिंस के जो बाद वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, इसमें आप लोग देखेंगे डेटेड अ गाय, मतलब पास्ट टेंस का यूज हुआ, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं समझाना रूल नंबर थर्ड में, और बहुत प्यारा रूल है ये। ठीक है, चलो रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 आज का लास्ट रूल है, आई होप आप लोग समझेंगे इसको, प्यार से मिलके समझते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी गो टू प्लेसेस, जब हम किसी भी जगह पे प्राइमरी रीजन के लिए जाते हैं, प्राइमरी रीजन क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी रीजन। हाँ, क्या होता है प्राइमरी रीजन, बताओ प्राइमरी रीजन क्या है, ये बताओ मेरे को। प्राइमरी रीजन का मतलब होता है जब हम किसी भी जगह जाते हैं, क्यों क्यों जा रहे हैं हम किसी भी जगह, काम करने के लिए, जो काम किया जाता है वहीं जा रहे हैं, वही करने जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम प्राइमरी रीजन के लिए जा रहे हैं। जैसे ये मैं टेम्पल जा रही हूँ पूजा करने के लिए, हॉस्पिटल जा रही हूँ ट्रीट होने के लिए, ठीक है, बैंक जा रही हूँ पैसे निकालने के लिए, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो है आपकी किसी एम्बेसी में जा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि वही काम करने जा रही हूँ जो वहां करने जाया जाता है, तो मतलब मैं वहां प्राइमरी रीजन के लिए जा रही हूँ। लेकिन जब मैं किसी भी जगह जाती हूँ सेकेंडरी रीजन के लिए, मतलब वहां मैं जा रही हूँ क्यों, क्योंकि मुझे कुछ अलग ही काम करना है यार, वहां पर मैं वो काम करना नहीं चाहती जो वहां किया जाता है, मैं कुछ अलग काम करना चाहती हूँ जो वहां जो है नहीं किया जाता है ना, मैं वो काम करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं जो है मंदिर जा रही हूँ, किस लिए, मैं नहीं कोई और ले लेता है, सिर्फ कोई मंदिर जा रहा है किस लिए, शादी करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी से मिलने के लिए,
तो इसका मतलब ये है कि वहां वो पूजा करने नहीं जा रहा है, वो कुछ और करने जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोई जो है वो होटल जा रहा है खाना खाने के या फिर जो है रहने के लिए नहीं, कुछ और ही करने के लिए जा रहा है। तो इसका मतलब जो है वो वहां कुछ और करने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कुछ और करने के लिए। चलो आगे देखें। अब देखो यहाँ पे जैसे कि जब भी हम किसी जगह पे प्राइमरी रीजन के लिए जाते हैं तो हम टू का यूज नहीं करते, लेकिन जब भी हम किसी जगह पे सेकेंडरी रीजन के लिए जाते हैं तो टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं मंदिर जा रही हूँ, पर मैं मंदिर जो है वो किस लिए जा रही हूँ? कोई और काम करने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने जो है टू का यूज कर लिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, टू का यूज किया है मैंने, टू का टू का टू का टू का। लेकिन जब जो है मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो फिर मैं टू का यूज नहीं करूंगी, मैं सिंपल बोलूंगी कि आई एम गोइंग टेम्पल, मैं जो है मंदिर जा रही हूँ। ठीक है, तो ये इतना ही सेशन था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। टाइम ड्यूरेशन मैं बता देती हूँ, ज्यादा नहीं है, जस्ट जो है 25 मिनट्स है ना। और इतनी हर एक लेक्चर में रखने की जो है कोशिश करूंगी, लेकिन कुछ कुछ रूल्स बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे जो है यहाँ पे एडजस्ट होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, थोड़ा सा एजाइल बनना पड़ता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट गाइज। इफ यू लाइक द लेक्चर, if you think that the lecture is helpful to you, then please like it. Okay, I hope you have liked the lecture. Love you all. ठीक है, thank you so much. Thank you for watching. Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Okay. Sorry. ये क्या हो रहा है यार?